अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट पीरियड में हमने काचा सरवैया का चैप्टर ख़त्म किया था, 10वां चैप्टर। आज हम चैप्टर नंबर 11 बैंक सिलक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंक सिलक में चैप्टर नंबर 11, इसके अंदर प्रस्तावना, पासबुक, रोकड़मेळ, बैंक सिलक मेळ અને बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सिलक मेळનો अर्थ, बैंक सिलक મેળા તૈયાર કરવાના હેતુઓ, ઉપયોગિતા, મહત્વ, बैंक રોકડમેળ અને પાસબુક પ્રમાણેની બેંકની બાકીના તફાવત આવવાના કારણો, બેંક સિલકમેળ તૈયાર કરવાની પદ્ધતિઓ અને ઉદાહરણો, રોકડમેળ અને પાસબુકની તારીખ પરથી बैंक सिलकमेळ तैयार करવો અને રોકડમેળની સુધારેલી બાકી પરથી बैंक सिलकमेळ तैयार करવો। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में है। तो मैं पहले थोड़ी थियरी बता दूंगी आपको, बैंक सिलकमेळ क्यों बनाया जाता है। बैंक सिलकमेळ बनाने की वजह यह है कि हमारे पास एक बुक होती है, कैश बुक, रोकड़मेळ, नकदमेळ। जो रोकड़मेळ हमारी एक बुक होती है, कैश बुक, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ चुके रोकड़मेळ के बारे में। तो उसके अंदर हम कॉलम बनाते थे, उसके अंदर हम कॉलम बनाते थे। एक कॉलम होती थी वटाव, एक कॉलम होती थी बैंक की कॉलम, एक कॉलम होती थी नकद की कॉलम। इस तरह की कॉलम होती थी। तो इस तरह की कॉलम हम बनाते रहते थे। 3 खाने वाला रोकड़मेळ बनाना हम सीखे थे। तो उसके अंदर जो बैंक की कॉलम होती थी, तो इसका मतलब ये होता था कि हमारे बैंक से हमने कोई व्यवहार किया है, बैंक से हमने कोई लेन देन की है, या तो फिर बैंक में पैसा गया है, या तो फिर बैंक में से पैसा निकाला गया है, खर्च का पैसा बैंक में से चुकाया है, बचत में का पैसा बैंक में से आया है। इस तरह की कॉलम होती थी। तो या तो बीओबी का अकाउंट होता था, या तो एसबीआई का अकाउंट होता था। अलग अलग तरह के बैंक होते हैं, तो अलग अलग तरह के अकाउंट में बैंक की कॉलम में अलग अलग तरह की एंट्री की थी हमने, वो एंट्री करना हम लोग सीखे थे। तो अब हमको यहाँ पर जो हमने नकदमेळ में एंट्री की थी, नकदमेळ में यानी कैश बुक, हमारी कैश बुक के अंदर जो एंट्री की थी वो हमारी अपने आप की हमारी अपनी बनाई हुई कैश बुक होती थी, जो हम कारोबार के लिए हम खुद बनाते हैं। हमारा अपना कारोबार है, तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए और अपने नॉलेज के लिए एक कैश बुक बनाई है, उसके अंदर बैंक की एंट्री की है। ठीक है। अब पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बैंक बनाती है। जैसे कि हम अपने कारोबार के लिए, हमारा कोई भी कारोबार है, कपड़े का है या तो फिर जूते का है, कोई भी कारोबार है, तो हमारे कई सारे कस्टमर्स होते हैं। जिसके पास से हम माल खरीदते हैं वो भी होता है, जिसको हम माल बेचते हैं वो भी, सब हमारे लेनदार देवादार तरह के कई सारे हमारे कारोबार में कई सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो उनके हम अलग अलग खाते बनाते हैं। ठीक है। तो जिस तरह हमारे अलग अलग कस्टमर होते हैं, इसी तरह बैंक में भी हम उनके कस्टमर हैं। जैसे कि एक बैंक है, उसके अंदर कई सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अलग अलग किसी ने बैंक में पैसा जमा कराया है, सेविंग अकाउंट खुला है, किसी ने एफडी खोला है, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खोला है, किसी ने कारोबार के लिए करंट अकाउंट खोला है। तो बैंक में ऐसे कई सारे कस्टमर्स होते हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं बैंक के। तो बैंक क्या करती है, सबका हिसाब किताब उसको मुंह पे याद नहीं रहता। चलो इसने इतने पैसे जमा कराए, इसने इतने पैसे दिए, उसने इतने, इसके लिए वो एक बुक बनाती है जिसको पासबुक कहा जाता है। आपके घर में भी कितने लोगों के अकाउंट, कितने सारे घर के मेंबर्स के अकाउंट होंगे बैंक में, और उनके पास भी पासबुक होगी। तो जो पासबुक जो बैंक हमें देता है, वो पासबुक के अंदर एंट्रीज़ की जाती है। तो वह एंट्रीज़ आपने भी देखी होगी। पासबुक के अंदर एंट्री की जाती है, हम पैसा जमा करते हैं तब भी डिपॉजिट करने की एंट्री की जाती है, और पैसा निकालते हैं तो विड्रॉ की भी एंट्री की जाती है। कौन से चेक से पैसा आया है, या तो फिर कैश में पैसा आया है, कौन सी डेट को पैसा आया है, कितनी अमाउंट आई है, वो सब की एंट्री की जाती है। ठीक है। तो वो जो पासबुक है, वो बैंक एक पासबुक हमको देता है और एक एंट्री का हिसाब वो अपने आप पास रखता है। तो बैंक अपने आप भी एंट्री का हिसाब रखता है, और बैंक खुद के पास भी हिसाब किताब रखता है, और एक पासबुक हमको देता है, तो पासबुक के अंदर भी एंट्री होती है। अब हमारे पास हमारे खुद का भी कैश बुक के अंदर एंट्री की हुई है। कैश बुक के अंदर हमने बैंक की कॉलम बनाई है
बैंक की कॉलम में बैंक की सारी एंट्री की है, कितना पैसा आता है कितना जाता है। अब उसके एंट्री के साथ पासबुक के एंट्री को मैच करना होता है। जैसे कि 15 तारीख का व्यवहार है, 15 तारीख की लेन देन है जिसमें हमने 5,000 का माल फ़रोख्त किया है, 5,000 का माल बेचा है। तो 5,000 का जब हमने माल बेचा तो सामने वाला जो हमारा कस्टमर है उसने हमको 5,000 रुपये का चेक दिया है। वो चेक हमने बैंक हमारे कैश बुक में लिख दिया है कि सामने जो XYZ जो भी कस्टमर है उसने हमको 5,000 का चेक दिया है। अब ये चेक की एंट्री पासबुक में भी तो होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर पासबुक में 2-3 दिन के अंदर जब चेक जमा होना चाहिए तो वो कैश बुक के अंदर पासबुक के अंदर एंट्री हुई नहीं है। चेक शायद लेट जमा हुआ हो, कोई भी वजह से एंट्री अभी तक अगर हुई नहीं है तो उस वक्त पासबुक और कैश बुक दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और अगर जमा हो गई है तो कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस नहीं आता है। तो जो एंट्री हमारे पास है, जो हमने कैश बुक में लिखा हुआ है बैंक की कॉलम, उसको पासबुक की कॉलम के साथ मिलाया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर करने के बाद दोनों की एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की एंट्री सेम नहीं होती, अगर यहाँ पर पैसा जमा हुआ है कैश बुक में लेकिन पासबुक में पैसा जमा नहीं हुआ है, अगर पासबुक में पैसा उधार हुआ है और कैश बुक में उधार नहीं हुआ है, मतलब कोई भी तरह का डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है, जो डिफरेंस होना नहीं चाहिए। हमारा कारोबार एकदम अच्छे तरीके से चलता रहे, इसलिए हर एंट्री को एक दूसरे के पासबुक कैश बुक की एंट्री को मैच होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, बैंक सिलक मेड बनाते हैं, बैंक का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक का स्टेटमेंट बना के हम दोनों की एंट्री को सेम कर देते हैं। कैश बुक में जिस तरह की एंट्री होती है हमको बैंक सिलक मेड में बैंक स्टेटमेंट में उसी तरह की एंट्री लिखनी होती है। जैसे कि कैश बुक में उधार एंट्री हुई है तो पासबुक में भी उधार करनी है, अगर कैश बुक में एंट्री जमा हुई है तो पासबुक में भी जमा करनी है। इस तरह के व्यवहार कारोबार में, इस तरह का व्यवहार बैंक सिलक मेड में किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह थियरी बताई है कि किस तरह एंट्री होगी। अब इसके बाद हम लोग दाखले करेंगे, दाखले करके मैं आपको साइन करके बताऊंगी प्लस माइनस की, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह कैश बुक की एंट्री होती है और किस तरह उसके हिसाब से पासबुक की एंट्री की जाती है, किस तरह से बाकी निकाली जाती है। ये यहाँ पर सेकंड नंबर के पेज पर चैप्टर के 264 नंबर के पेज के ऊपर पासबुक का नमूना दिया हुआ है। पासबुक इस तरह की होती है, आपके घर में भी पासबुक होगी, आप निकाल के देख सकते हैं। तारीख, विगत की कॉलम, चेक का नंबर। अगर हमारे पास किसी का चेक आया है, किसी का चेक जमा किया है, तो यहाँ पर चेक का नंबर लिखा हुआ होगा। हमने किसी को चेक देना है तो भी चेक का नंबर, किसी को चेक देना है तो चेक का नंबर लिखा हुआ होगा। उपाड़ेल रकम, उधार रकम, जमा कराયેલ रकम, जमा रकम, बाकी और बैंक अधिकारी की सही। देखो अभी यहाँ पर सामने विगत धंधा माटे, बैंक माटे। बैंक सिलक का मतलब क्या होता है? बैंक सिलक का मतलब एक ऐसा लेने का कर्ज है। बैंक सिलक मतलब लेना है, यदि चौपड़े उधार बाकी दर्शावशे। बैंक सिलक चौपड़े में उधार बाकी बताता है ने बैंक में देवा है तो चौपड़े में जमा बाकी बताता है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए कर्ज है तो हमारे चौपड़े में जमा बाकी बताता है, लेकिन बैंक के लिए देवा है तो बैंक के लिए लेना है तो उसके चौपड़े में उधार बाकी बताता है। कहने का मतलब ये है कि रोकड़ मेळ में बैंक खाता प्रमाणे उधार बाकी ने पासबुक प्रमाणे जमा बाकी। बैंक सिलक में रोकड़ खाते में उधार बाकी होती है, रोकड़ मेळ में उधार बाकी होती है और पासबुक में जमा बाकी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट में रोकड़ मेळ में जमा बाकी होती है, पासबुक में उधार बाकी होती है। अब हमको ये याद रखना है, बैंक सिलक होगा तो पासबुक में हम लोग, बैंक सिलक जब होगा तो पासबुक में हम लोग जमा बाकी करेंगे, रोकड़ मेळ में उधार बाकी करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो रोकड़ मेळ में जमा बाकी और पासबुक में उधार बाकी करेंगे। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है और ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ आपको इस तरह से नोटिस कर लेनी है कि बैंक सिलक तो रोकड़ मेळ में उधार और पासबुक में जमा, और बैंक ओवरड्राफ्ट
इस तरह भी बैंक लिखा जाता है, इस तरह भी बैंक लिखा जाता है, ठीक है। तो रोकड़ मेड़ में जमा, पासबुक में उधार, एक गाइडलाइन आपको याद रखनी है। रोकड़ मेड़ में बैंक सिलक उधार, पासबुक में जमा। बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ मेड़ में जमा, पासबुक में उधार। अब यहाँ पर आपको कुछ बच्चों को एंट्रीज याद नहीं रहती, तो जब हमको एंट्रीज याद नहीं रहती तो हमको यहाँ पर कोष्टक भी दिया हुआ है, तो वो कोष्टक के हिसाब से हमको एंट्री याद कर लेनी है। लेकिन मैं अब सिखाऊंगी जब, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और याद करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो यहाँ पर एक 275 नंबर के पेज के ऊपर ये जो कोष्टक दिया हुआ है, और 276 नंबर के पेज के ऊपर भी एक कोष्टक दिया हुआ है। ये कोष्टक की एंट्रीज आपको याद करनी है। फिलहाल तो जब मैं दाखले करूँगी तो वो आपको समझ में इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। समझ में नहीं भी आते तो कोष्टक के हिसाब से एंट्रीज आप याद कर लेना। यहाँ पर चौथा दाखला है। चौथा दाखला से के लेके 5वें दाखले तक चैप्टर में दाखले है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।